नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 20 मार्च शनिवार शाम के बुलेटिन में। आइए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके निवास बाय आरके डेवलपर्स। उज्जैन कलेक्टर ने महाकाल मंदिर में रात 8 बजे से श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके चलते रात 8 बजे बाद की सभी अनुमतियों को निरस्त कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते ये निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण के चलते अलग अलग स्लॉट में बुकिंग करवाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या घटाने का भी निर्णय लिया है। अभी रोजाना एक स्लॉट में 1500 भक्तों को अनुमति मिल रही है, इसे घटाकर करीब 1000 किया गया है। भस्म आरती और गर्भगृह में प्रवेश पहले से ही प्रतिबंधित है। भस्म आरती पर 15 मार्च के बाद पाबंदी को हटाने की योजना भी बनाई गई थी, लेकिन अब हालात को देखते हुए प्रतिबंध जारी रहेगा। बता दें कि गत वर्ष कोरोना संकट पड़ने के साथ ही महाकाल में आम और खास सभी के लिए दर्शन व्यवस्था बंद कर दी गई थी। कोरोना संकट में थोड़ा काबू पाने के बाद 9 जून 2020 को भक्तों के लिए फिर से बाबा महाकाल के पट खुल गए थे। हालांकि एहतियात के तौर पर भस्म आरती में भक्तों के शामिल होने पर रोक थी। कोरोना के बढ़ते संकट ने महाशिवरात्रि के बाद महाकाल में भस्म आरती में भक्तों के शामिल होने की आस को फिर से खत्म कर दिया है। लगातार कोरोना के मरीजों के बढ़ने की वजह से मंदिर प्रबंधन ने गर्भगृह में भक्तों के प्रवेश और भस्म आरती में शामिल होने की प्रक्रिया को फिर से आगे बढ़ा दिया है। वहीं मास्क के बिना न भक्त और न ही पंडित पुजारी अब मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे। पिछले साल 20 मार्च 2020 को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा द्वारा खरीद फरोख्त कर बनाई गई सरकार को लेकर इस्तीफा दिया था। इस दिन को कांग्रेस नेताओं ने लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मनाया। लोकतंत्र सम्मान दिवस को लेकर भोपाल चौराहा स्थित मीना बाजार में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तिरंगा मार्च निकाला। तिरंगा मार्च में कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में तख्ती लेकर चल रहे थे, जिसमें सरकार बनाई वोटों से, बीजेपी ने गिराई नोटों से, जनता की चुनी सरकार गिराई, बीजेपी ने वोटों की बोली लगाई स्लोगन लिखे हुए थे। तिरंगा मार्च शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए उज्जैन चौराहे पर स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल पर पहुंची, जहां पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना साधा। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि भाजपाइयों ने आज ही के दिन लोकतंत्र को कलंकित किया था, जिसके चलते कांग्रेस लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में इस दिन को मना रही है। कमलनाथ ने आज ही के दिन इस्तीफा दिया था। 2023 में एक बार फिर जनता का जनादेश हमको मिलेगा और कमलनाथ इस कलंक को मिटाएंगे। सज्जन सिंह वर्मा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि सिंधिया का कहना है कि उन्होंने भ्रष्टाचार की सरकार गिराई है। 35-35 करोड़ विधायक को सिंधिया ने दिलाए, 50-50 करोड़ मंत्रियों को दिलाए और 400 करोड़ बाकी के किसने रखे, ये सबको मालूम है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता सिंधिया को गद्दार, सिंधिया धोखेबाज कहते नजर आए। ये आज शिवराज के साथ खाना खा के जश्न मनाएंगे। उनका बयान भी आया आज कि मैंने काहे के लिए गिराई सरकार रघुभाई, ये भ्रष्टाचार की सरकार गिराई। 35-35 करोड़ तो विधायकों को दिलाए, 50-50 करोड़ मंत्रियों को और 400 करोड़ बाकी के किसने रखे। और क्या बोले सिंधिया जी, लोकतंत्र के हत्यारों ने लोकतंत्र की हत्या पिछली 20 मार्च को 2020 को की। लोकतंत्र का सम्मान हमें रखने की सौगंध है। हमारे संविधान के माध्यम से हमारे कांग्रेस के खून अम्बेडकर साहब ने संविधान की रचना की। उस संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश को कलंकित किया। 20 मार्च 2020 को हम चाहते हम विधायकों को खरीद सकते थे। बीजेपी के 35 से 40 विधायक हमारे टच में थे, लेकिन कमलनाथ जी ने कहा कि जो कलंकित किया है लोकतंत्र को बीजेपी ने विधायक खरीद फरोख्त करके, हमें जनता ने 2018 का जनादेश दिया था। कोई बात नहीं, 2023 में फिर जनता का मैंडेट हमें मिलेगा। वो जनादेश कांग्रेस की सरकार बनाने के एक छोटे से कार्यकर्ता की झोली में डाल के फिर मुझे जहाँ जाना वहाँ जाऊँ। 1 साल हो गया है शिवराज सरकार को, करीब 1 साल। आप लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं, कभी महंगाई के मुद्दे पे उठाते हैं, कभी जो है अन्य मुद्दों पे। क्या कहना है जो कि सरकार ने सफल बताया 1 साल? ये इससे बड़ा झूठ दुनिया में हो नहीं सकता।
और भाजपा तो झूठों की पार्टी मानी जाती है। महंगाई चरम सीमा पे है, पत्रकार भी देख रहे हैं, आम जनता भी देख रही है। 150 रुपये खाने का तेल, 180 रुपये तुअर की दाल, डीजल, पेट्रोल, गैस, क्या चीज़ महंगी नहीं है। इतनी महंगाई सड़ के बोल रही है। आज सोयाबीन का दाम तो मेरे किसान को वही 4,500 मिल रहा है। हमारे समय भी 4,500-5,000 था, तब सोयाबीन का तेल 70-80 रुपये था, आज 150 रुपये बिक रहा है। तो महंगाई चरम सीमा पे, इसीलिए बीजेपी के चोटों ने नगर निगम के नगर पालिका के चुनाव बढ़ाए हैं, क्योंकि महंगाई की मार शहरों में ज़्यादा बढ़ी। भाजपा आज बहुत सारी जगह खुशहाली दिवस मना रही है, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? ये खरीदी हुई खुशहाली है, छल और कपट से खरीदी हुई खुशहाली है। छल और कपट से कांग्रेस की गिराई हुई सरकार का जश्न चंद दिन तो ये लोग मना लेंगे, लोकतंत्र पे डाका डालने वाले लोग, लेकिन असली लोकतंत्र 2023 में जो कांग्रेस की सरकार बनेगी तब जश्न हम मनाएंगे। उज्जैन के नलियाबाकल क्षेत्र स्थित खंदार मोहल्ले में मकान मालिक और किराएदार के बीच मकान खाली करने के विवाद के चलते दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जहां एक तरफ किराएदार के भाई का परिवार महिलाओं के साथ गाली गलौज की बात कर रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इसे मकान खाली न करने के लिए झूठा आरोप बता रहा है। जानकारी के अनुसार खुशेंद्र सिंह और प्रदीप कुमार के स्वामित्व का मकान नलियाबाकल के खंदार मोहल्ले में स्थित है, जिसे उन्होंने शदाब खान नाम के युवक को बेच दिया है। मकान में इंदर सिंह सौदे और उसका भाई दिलीप सिंह सौदे रह रहे हैं। मकान मालिक के अनुसार उन्होंने इंदर सिंह को यह मकान किराए से दिया था, जबकि दिलीप जबरन इस मकान में रह रहा है। 16 मार्च को जब इंदर सिंह का बेटा मनीष मकान खाली करने और अपना सामान निकालने के लिए अपने हिस्से की दीवार तोड़ रहा था, तब दिलीप सिंह की पत्नी और बेटी ने उसके और शदाब के खिलाफ छेड़छाड़ और मारपीट का प्रकरण दर्ज करवाकर दबाव बनाने की कोशिश की। हालांकि मकान मालिक पहले ही इस संबंध में पुलिस के आला अधिकारियों को एक आवेदन दे चुका है। कुल मिलाकर मकान मालिक और किराएदार के भाई के बीच मकान खाली कराने के विवाद में पुलिस को शिकायतें की जा रही हैं। इसी बात की शिकायत लेकर मनीष सौदे पिता इंदर सिंह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और दिलीप सौदे की पत्नी व बेटी प्रियंका द्वारा महाकाल थाने में की गई शिकायत को झूठी बताकर न्याय की गुहार लगाई। कहते हैं जबरदस्ती फंसाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे को, कि मतलब इसको कैसे भी करके जेल पहुँचाएँ या करवाएँ, इस पर लूट लगवाएँ या कुछ भी चोरी में मुकदमा कायम करवाएं। घटना ये थी कि मेरा सामान निकाल दिया था मैं दीवार तोड़ने के लिए। पहले मकान कच्चा था तो मैंने दीवार तोड़ दी, तो दीवार तोड़ने में इनकी भी दीवार तोड़ दी, तो उस चक्कर में उन्होंने वो पीछे ग्रस्त हो गया मकान, दीवार तो ग्रस्त हो गई, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, लेकिन उन्होंने मेरे पे कायमी करवा दी महाकाल थाने में। कौन लोग हैं वो? रचना, दिलीप और प्रियंका और संदीप। और उन्होंने आरोप लगाया कि कोई गुंडा तत्व के लोग भी गए थे। कोई गुंडा ये फालतू आरोप है, ये फालतू आरोप, कोई भी नहीं। ये सारा विपक्ष मतलब कोई मतलब नहीं है। किसी महिला के साथ अभद्रता मारा पीटी कुछ करी? किसी के साथ नहीं, कुछ भी नहीं करी, कोई मामला नहीं है। पूरा मोहल्ला बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक भी मोहल्ले में कोई आपत्ति अगर ले ले तो ये मनीष खुद स्वयं खड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला है? आज तक उन्होंने बोला निराकरण करते हैं। छेड़छाड़ की शिकायत करने वाली महिला प्रियंका के अनुसार मनीष और शदाब ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन्हें धमकाने की कोशिश की है, जबकि मनीष ने कहा कि जिस समय छेड़छाड़ की बात कही जा रही है उस समय शदाब वहां मौजूद नहीं था। फिलहाल महाकाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। 16 तारीख की बात है, मैं घर में अकेली थी। सादा लाला अपने कुछ गुंडों साथियों के साथ मेरे घर में घुसा और तोड़फोड़ चालू कर दी। जब मैंने उन्हें रोका तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे साथ छेड़छाड़ करी, मारपीट करी और मकान तोड़ना नहीं रोका। जब मैंने उनसे कहा कि मकान तोड़ना रोको नहीं तो मैं कंप्लेन करूँगी, तब भी वो लोग नहीं माने और हमको जान से मारने की धमकी भी दी। जब महाकाल थाने में हम कार्रवाई कराने गए तो वहाँ पे ज़्यादा धाराएं नहीं लगाई गई और कुछ हुआ नहीं। अगर इस मैटर पे और कुछ होगा नहीं तो हम भोपाल जाके वहाँ पे मुख्यमंत्री तक कार्रवाई करना चाहते हैं। आए दिन हमको जान से मारने की धमकी दी जाती है और बचा कुचा मकान भी तोड़ने के लिए बोला जाता है। हालांकि इस मामले में दिलीप के परिवार के लोग ही उसकी बेटी द्वारा लगाए गए आरोप को झूठा बता रहे हैं।
कुल मिलाकर पूरा मामला मकान के कब्जे से संबंधित दिखाई दे रहा है। छेड़छाड़ के जो आरोप लगाए हैं वो गलत है। मंदिर के द्वारा ऐसी कोई छेड़छाड़ और जबरदस्ती घर को तोड़ने में उसका आरोप है। उसने सिर्फ अपने घर की दीवार की तोड़ने की कोशिश करी थी, जो उनके घर की दीवार तोड़ गई है। सिर्फ उसके ये थोड़ी सी उसका गलती हो गई, बाकी उसने कोई छेड़छाड़ और कोई कुछ नहीं किया है। कौन है, किसने लगाया? बुनियादी देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने जिला चिकित्सालय में वैक्सीनेशन सेंटर का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान वैक्सीनेशन सेंटर पर व्यवस्था सुविधाजनक और सुचारू बनाने के निर्देश दिए। दरअसल प्रशासन ने पूरे जिले में कोरोना टीकाकरण को लेकर 20,000 लोगों का लक्ष्य रखा था। प्रशासन ने आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को टीकाकरण का लक्ष्य दिया था कि मतदाता सूची के अनुसार जिन लोगों की उम्र 60 साल से अधिक हो गई है, उनको निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाकर कोरोना की वैक्सीन लगवाएं। प्रशासन ने शनिवार शाम तक 20,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने जनता से भी अपील की है कि दोबारा से कोरोना अपने पैर पसार रहा है। देवास जिले में भी शनिवार को 18 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कोरोना से बचना है तो सबसे पहले अगर आप वैक्सीनेशन की पात्रता रखते हैं तो टीका लगवाएं। दूसरा, वैक्सीनेशन करवा भी लिया है तो फेस मास्क लगाएं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने कहा, कर्फ्यू जैसे शब्द 4 बड़े शहरों के लिए हैं, जहां शासन ने रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया है। देवास में 10 बजे बाजार की दुकानें बंद हो रही हैं और सुबह 6 बजे के बाद ही खुलती हैं। साथ ही कलेक्टर ने आह्वान किया कि सोशल मीडिया की भ्रामक खबरों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। प्रमुख रूप से हमने पूरे जिले के लिए आज ये लक्ष्य रखा था कि हम एक साथ 20,000 लोगों को टीकाकरण कराएंगे और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर के जो आशा कार्यकर्ता हैं उनको हमने लक्ष्य दिया था कि मतदाता सूची के अनुसार जो भी 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनको निकटतम अपने स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाएं और उनको टीकाकरण की कार्रवाई करें। बहुत अच्छा रिस्पांस आज पब्लिक का देखने को मिला है। सामान्यतः इसके पहले हम एक दिन में 2 से 3,000 लोगों को कर पाते थे, क्योंकि लक्ष्य हमने बहुत बड़ा अपने लिए कर लिया है आज 20,000 लोगों को टीकाकरण करने का। तो निश्चित तौर पर क्योंकि रजिस्ट्रेशन करना एक प्रक्रिया है, रजिस्ट्रेशन में समय लगता है, वैक्सीनेशन करने में बहुत समय नहीं लगता। अभी मैंने यहाँ देखा लोगों की लाइन ज़्यादा हो रही थी तो 2 और सिस्टम लगवा के रजिस्ट्रेशन के काउंटर्स बढ़ाए हैं। और केवल यही नहीं, बाकी ज़िले के अन्य छोटे स्वास्थ्य केंद्रों में भी भीड़ काफ़ी हो रही है, वहाँ भी एक अतिरिक्त जो रजिस्ट्रेशन काउंटर बढ़ाया गया है। मेरे समझ से हम इसको यदि साहब को 5 बजे तक वैक्सीनेशन होता है, कोशिश करेंगे कि 7-8 बजे तक आज जो 20,000 लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा है उसको पूरा करें। सर, पिछले 10 दिनों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है और अंदर न तो सोशल डिस्टेंस का ध्यान है, न ही कोई बुजुर्ग मास्क में दिख रहे हैं। कई बुजुर्ग ऐसे बिल्कुल, अभी ये सभी लोगों को ये बात समझना चाहिए कि पूरे प्रदेश में या पूरे हिंदुस्तान में दोबारा से कोरोना के केसेस अपने चरम पर आ चुका है और देवास जिले में आज 18 केसेस आए हैं। यद्यपि हमने लगभग 2,000 लोगों की सैंपलिंग की थी और पॉजिटिविटी रेट 1 से भी कम है, फिर भी हमें कुछ संकेत इस बात से लेना चाहिए कि कोरोना के मरीज़ हैं। आज नहीं तो इसकी पॉजिटिविटी रेट भविष्य में आगे बढ़ेगी। इंदौर में और उज्जैन में ऑलरेडी बहुत तेज़ी से कोरोना के केसेस हमको देखने को मिले हैं और ये केवल शासन को ही नहीं, पब्लिक को भी अब इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर कोरोना से बचना है तो 3 ही उसके उपाय हैं। एक तो अगर आप पात्र हैं तो अपना वैक्सीनेशन कराएं। दूसरा, हमेशा चाहे वैक्सीनेशन करा भी चुके हों तो मास्क लगा करके रखें और यथासंभव 6 फीट की दूरी रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। शासन की मंशा अनुसार 60 साल की उम्र से ज्यादा के सीनियर सिटीजन को कोविड-19 के टीकाकरण अभियान को मूर्त रूप देते हुए अधिकारी एवं कर्मचारी ने एक बार फिर मोर्चा संभाल लिया है। घर घर जाकर सीनियर सिटीजन को एवं उनके परिजनों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से डॉक्टर BL सोनी, ब्लॉक एक्स जंक्शन एजुकेटर, मंडल अध्यक्ष पीयूष गुप्ता, नंदराम धाकर, कोविड सेंटर प्रभारी उमेश जाट, दशरथ सिंह देवाड़ ने उन्हेल मंडल कोविड सेंटर प्रभारी उमेश जाट एवं बरखेड़ा मंडल कोविड सेंटर पर जाकर निरीक्षण कर ग्रामीण जनता से रूबरू हुए एवं उनके माता पिता जो सीनियर सिटीजन में आते हैं उनको टीका लगाने के लिए प्रेरित किया, जिससे शासन की मंशा को मूर्त रूप दिया जा सके। 10 लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं। अच्छा। और ये सेकंड वैक्सीन खोल रही हूँ मैं। अभी 5% मेरे पास बैठे हैं। अच्छा, तो ये यहाँ पे संख्या कम आ रही क्या? संख्या कम आ रही सर यहाँ पे। क्या कारण है? जिस गांव के लोग को बुलाए हैं वो लोग बोल रहे हैं कि हमें लेने के लिए कुछ साधन भेजो तो हम आ जाएंगे। वैसे जलोदय का वैक्सीनेशन है आज, पर वो लोग बोल रहे हैं कि हमें कुछ लेने के लिए भेजो, ट्रैक्टर ट्राली वगैरह, तो हम आए।
पैदल हम नहीं आ सकते। बाकी यूं तो जनरली तो कोई विरोध तो नहीं कर रहा। यहाँ के लोगों को तो 24-25 को लगना है, पर फिर भी हम यहाँ के लोगों को लगा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कोई साइड इफेक्ट आ रहा है क्या इसका? कोई साइड इफेक्ट नहीं है सर, उसको लगने के बाद में कुछ भी नहीं है। अभी 10 लोगों को लगा के गए, आधा घंटा रुके, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। टीके कितने के लग चुके और करीब 7 लग चुके हैं। हाँ। और अभी चालू है, लग रहे हैं। कितने लोगों का टारगेट है कुछ? टारगेट 1 दिन का 100 का है अभी। अलकधा में रहने वाले गौरव शर्मा से महाकाल वाणिज्य क्षेत्र में 2 बाइक से आए 4 युवकों ने मारपीट कर मोबाइल और स्विफ्ट कार क्रमांक MP13 CC 4521 छीन ली। घटना के बाद युवक नानाखेड़ा थाने रिपोर्ट लिखवाने पहुंचा तो उससे आवेदन की खानापूर्ति के बाद रवाना कर दिया गया। संत नगर में कपड़े की दुकान संचालित करने वाले गौरव ने बताया कि महाकाल वाणिज्य में रहने वाले सोहन यादव की कार वे शुक्रवार को काम से ले गए थे। शनिवार को कार लौटाने के लिए उसके घर जा रहे थे। इसी दौरान बाइक से आए 4 बदमाशों ने उसके साथ मारपीट कर मोबाइल और कार छीन लिए। मामले में नानाखेड़ा थाना पुलिस ने मदद के नाम पर आवेदन मात्र लिया है। इसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। मैं मेरी शॉप से निकला और मैं महाकाल वाणिज्य जा रहा था मेरे फ्रेंड के पास में। उसकी गाड़ी मेरे पास में लास्ट नाइट रह गई थी, तो देने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में 4 लड़के आए, मुझे आगे से रोका और रोक के बोलते हैं कि यार तुमने कट मारा है, गाड़ी से निकलो। गाड़ी से जैसे मैं निकला तो मुझे बोलते हैं कि यार गाड़ी से उतरो उतरो। और धक्का मुक्की करी मेरे साथ। बोले हम चोलामंडल से आए हुए हैं। मैं कौन चोलामंडल? बोले जिनकी गाड़ी है। तो मैंने बोला बात कर लीजिए। बात करने के लिए मैंने मोबाइल दिया तो मेरा मोबाइल भी छीन लिया और लड़कों ने मुझे धक्का मुक्की करी, गाड़ी भी उठा के ले गए धक्का मुक्की करके, और मेरा मोबाइल भी ले गए। मैंने नानाखेड़ा थाने पे मैं जल्दी से दौड़ लगा के नानाखेड़ा थाने की एक PCR आ रही थी। मैंने रोका, मैंने बोला मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो लोग फिर थाने में ले गए, मेरा आवेदन लिखा 1 बजे, और फिर जब से अभी तक मैं थाने के बाहर ही खड़ा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। और उन लड़कों को भी इन्होंने फ़ोन लगा दिया, मेरे मोबाइल भी फ़ोन लगा रहे, तो लड़के उठा रहा है। गलती से उस लड़के का मोबाइल मेरे से हाथापाई में नीचे गिर गया था, तो वो मोबाइल लेके भी मैंने थाने में दिया हुआ है। कोतवाली थाना पुलिस ने क्षीरसागर में संचालित नवीन कन्या माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा को 24 घंटे में ढूंढ निकाला है। वह शुक्रवार की सुबह घर से स्कूल जाने का बोलकर निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी, जिसके चलते परिजनों ने उसे ढूंढना शुरू किया। नहीं मिलने पर रात को कोतवाली थाना पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज किया है, जिसके बाद बालिका को ढूंढने में पुलिस को सफलता मिल गई है। फरियादिया द्वारा सूचना दी गई थी कि उनकी बच्ची हीरा मिल की चाल से स्कूल का बोलकर घर से निकली है। बहुत घंटों तक भी उसकी तलाश की गई, पर वो रात तक घर नहीं पहुंची। इस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। नाबालिग थी, इसलिए हमने उस पर 363 का मुकदमा कायम किया था। लेकिन TI कोतवाली और उनकी टीम ने भरसक प्रयास किए, CCTV फुटेजेस निकाले और लोकेशन के आधार पर कुछ ही घंटों में बच्ची को दस्तयाब कर लिया है। अब आगे उससे पूछताछ जारी है। नरवर के गांव नोगावा में रहने वाले अनूप सिंह के अपने ही उनकी जान के दुश्मन बन गए हैं। मकान पर कब्जा करने के लिए उनके भाई, भतीजे और साड़ू ने उनके साथ मारपीट की। अनूप सिंह बताते हैं कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है, बेटी विधवा है। बेटी के साथ वे घर पर रहते हैं, जैसे तैसे वह जीवन बसर कर रहे हैं, लेकिन मकान के लालच में उनके अपने ही उनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं, जिसके चलते वे आत्महत्या करना चाहते हैं। मैं मेरे परिवार के लोगों से बहुत परेशान हूँ। मेरे को मारते हैं, पीटते हैं, गाली गुप्ता करते हैं। मैंने थाने में और जन सुनवाई में भी दी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। कौन लोग जो मारपीट करते हैं आप? ये मेरा भाई है, मेरे काका का लड़का है, एक मेरे साड़ू का लड़का है, ये मेरे पूरा परिवार है। क्या क्यों मारपीट करते हैं आपसे? ये सोचते हैं कि ये घर छोड़ के चले जाए, मेरे मकान पे कब्जा करना चाहते हैं। कहाँ पर आपका मकान है? ये गाँव, मेरा गाँव नौगांव में मकान है और मैं नौगांव में रहता हूँ। दोनों पति पत्नी, मेरी लड़की विधवा है, मेरा लड़का भी शांत हो चुका है। हम 2 ही पति पत्नी गांव में रहते हैं। मेरी लड़की 5,000 रुपये महीना कमाती है, जिसमें 2,000 मेरे को देती है। उससे मैं पालन पोषण करता हूँ, मेरा पेट भरता हूँ और मेरे पास कोई सहारा नहीं है। मैं इन लोग से इतना घबरा गया हूँ कि मुख्यमंत्री आवास में जाके मैं आत्महत्या करने के लिए तैयार हूँ। मेरी कोई सुनवाई नहीं। थाने पे शिकायत की? आज अभी भी आवेदन दे के आया हूँ थाने पे। बबलू नाम का मेरा साड़ू का बच्चा है, उसने फ़ोन किया मेरे बड़े जमाई पे कि तुम। थाने से क्या आश्वासन मिला आपको? कुछ नहीं, आवेदन लिख लिया उनने, बस कोई आश्वासन नहीं मिला। उनने कोठी पे आओ तुम, कल ही फ़ोन किया मेरे जमाई को
और मैं गया और वापस घूम आया। मेरे को मारेंगे अपन को, मारने का विचार है। कोई मेरे को पुलिस वाले का आवेदन मतलब नहीं था, वारंट नहीं थे, कुछ नहीं था। चौकीदार का नाम लिया, चौकीदार पास गया, वो भी नट गया। फिर थाने पे फ़ोन लगाया, थाने वाले बोले कि नहीं हमने नहीं लगाया। फिर मैं आज आवेदन रिपोर्ट करने गया तो उन्होंने आवेदन लिखा सिर्फ। मैं बिल्कुल तंग आ चुका हूँ, ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ, परिवार के मारी तंग आ चुका हूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है। मतलब पेट भरने का गेहूँ मिलते हैं, कंट्रोल का वो खाता हूँ। 2000 रुपये में इंसान क्या कर ले सकता है। मैं मजबूर हूँ परिवार के साथ। मैं मरने के लिए मतलब मेरी ज़िंदगी छीन ले तो अच्छा है। खान के गंदे पानी को त्रिवेणी स्टॉप डैम पर आने से रोकने के लिए जल संसाधन ने पीपलिया राघव डैम की सतह पर बोरी बंधान कर ऊंचाई बढ़ाई है। बावजूद डैम से पानी ओवरफ्लो हो रहा है, जिसके चलते बीते 2 दिन के भीतर त्रिवेणी पाले पर 1.5 फीट तक पानी का लेवल बढ़ गया है। बुधवार गुरुवार की रात रामवासा डैम के 6 गेट से किसी ने प्लेट्स निकाल दी थी। इससे डैम में रुका पानी तेजी से बहकर पीपलिया राघव डैम पर आया और बोरी बंधान को तोड़कर त्रिवेणी पर बने मिट्टी के डैम से टकराया। इससे मिट्टी का डैम गुरुवार सुबह बह गया। यह गंदा पानी बहकर त्रिवेणी की शिप्रा पर बने डैम में भर गया। त्रिवेणी स्टॉप डैम पर खान का गंदा पानी 13 फीट लेवल तक भर गया है। गुरुवार दिन भर जल संसाधन, PHE और प्रशासन ने डैम पर अचानक आए पानी के कारण को खोजा और फिर उसे सुधारने की शुरुआत की। जल संसाधन ने रामवासा डैम में नई प्लेट्स लगा दी है। इससे फिलहाल डैम से आ रहा पानी रुक गया है। पीपलिया राघव डैम की सतह पर बोरी बंधान से ऊंचाई बढ़ाई है। बावजूद इंदौर की तरफ से आने वाला पानी लगातार ओवरफ्लो होकर त्रिवेणी पाले तक पहुंच रहा है। हर घंटे त्रिवेणी पाले पर पानी का स्तर बढ़ रहा है। बीते 2 दिन के भीतर त्रिवेणी पाल पर 1.5 फीट तक पानी का लेवल बन गया है, जिसके चलते शासन प्रशासन की चिंता बरकरार है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते पुलिस भी इससे बचाव के लिए सजग हो गई है। जहां एक और पुलिसकर्मी चौराहों पर खड़े होकर मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना कार्रवाई और अस्थायी जेल भेज रही है, वहीं दूसरी ओर चिमनगंज मंडी थाना पुलिस ने हीरा मिल, मायापुरी सहित अन्य क्षेत्रों में मास्क सैनिटाइजर का वितरण किया। CSP पल्लवी शुक्ला के अनुसार कोरोना से मास्क और सैनिटाइजर ही बचाव है, जिसके चलते इनका वितरण किया गया है। टीम चिमनगंज द्वारा एक सराहनीय पहलू को ध्यान में रखते हुए आज मास्क वितरण किया गया है। जैसा कि विदित है कि कोरोना महामारी का प्रकोप फिर से फैल रहा है, जिस पर आज फिर एक जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिसके अंदर SMS सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र उपयोग करने हेतु हमने फिर से जागरूक किया है और एक शपथ भी दिलाई गई है सारे ग्रामीण इलाकों में और गरीब बस्तियों में कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार साबुन से हाथ धोए ताकि इस महामारी से फिर से हम लोग उभर सकें। घटिया थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक भैरूलाल की कोरोना से मौत के बाद उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते कलेक्टर ने जिले में धारा 144 का कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश जारी किए हैं। कमिश्नर संदीप यादव सोमवार को विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक लेंगे। लगातार दुर्घटनाओं के चलते क्षेत्रीय रहवासियों ने शांति पैलेस चौराहे को ठीक करने की मांग की है। पति से अनबन के बाद नानाखेड़ा में रहने वाली रीना राठौड़ नामक युवती ने जहर गटक लिया। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। कहते हैं कि जिसे कृष्ण रंग लग जाए फिर उसे कोई रंग नहीं चढ़ता। ऐसा ही एक उदाहरण उज्जैन में देखने को मिल रहा है। उज्जैन के रामानंद अखाड़े में ठहरे उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद के रहने वाले 18 साल के बाल संत रितेश ठाकुर ने शुक्रवार को नगर प्रवेश किया है। बाल संत रितेश बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रमे हुए हैं, जिसके चलते घर परिवार का माया मोह छोड़कर वे अपने गोपाल को चारों धाम कराने निकले हैं। प्राचीन नगरी अवंतिका में प्रवेश के बाद उन्होंने सबसे पहले भगवान गोपाल को उनके गुरु सांदीपानी के दर्शन करवाए। बाल संत बताते हैं कि वे गोपाल के बिना एक पल भी नहीं रहते। उनके लिए सब कुछ उनके गोपाल ही हैं। इसलिए वे गोपाल को दर्शन कराने के लिए चारों धाम और देश भर के मंदिर की दर्शन यात्रा पर निकले हैं। जनवरी माह से उन्होंने यात्रा की शुरुआत की। अब तक उत्तर प्रदेश और राजस्थान के प्रमुख मंदिरों में गोपाल को दर्शन करवाए हैं। मध्य प्रदेश में सबसे पहले बाबा महाकाल की नगरी से यात्रा की शुरुआत की है। भारत भ्रमण के दौरान उन्होंने युवाओं को धर्म के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया है, जिसके चलते वह नगर में कुछ दिन रुककर जागरूकता सभाएं लेंगे। वे बताते हैं कि आजकल का युवा धर्म से विमुख होने की वजह से नशे की लत और गलत राह पर जा रहा है, जिसमें गलती संस्कारों की है। अगर माता पिता
शुरुआत से बच्चों का झुकाव धर्म के प्रति रखें तो बच्चे संस्कारित हों। ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेकिन आजकल की अंग्रेजी मीडियम की असंस्कारिता शिक्षा की वजह से युवा पीढ़ी भटक गई है, जिसे धर्म से जोड़ना बेहद आवश्यक है, जिसके लिए वे लगातार प्रयासरत हैं। रितेश बताते हैं कि उनके गांव में महाभारत कालीन पंडा बाग मंदिर है, जिसमें पांडवों ने गुप्तवास काटा था। इस मंदिर में वे शुरुआत से ही आते जाते रहे हैं। यहीं से उनका मन कृष्ण भक्ति में रम गया। नाम ऋषभ है, मैं यूपी फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मेरी आयु 18 वर्ष है और मैं धर्म की ध्वजा लहराने के लिए आया हूँ। आज के युवा और समाज धर्म को छोड़ करके बहुत दूर जा रहे हैं, तो इसलिए मैं देश में भारत भ्रमण पर निकला हूँ और धर्म की ध्वजा लहराने के लिए आज मैं श्री बाबा महाकालेश्वर जी के धाम में उज्जैन नगरी में मैं आज पधारा हूँ। आज यहाँ श्री उज्जैन नगरी में संदीपनी गुरु आश्रम पर मैं आया हूँ। दर्शन अपने गोपाल को करा रहा हूँ और मैं स्वयं कर रहा हूँ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 64 कलाएँ और 16 विद्या ग्रहण की थी, तो मैं भी भगवान कृष्ण को अपने गुरु से मिलवाने के लिए लाया हूँ और गुरु से शिक्षा प्राप्त भगवान कृष्ण ने की थी। इसी माध्यम से मैं भी गुरु का आशीर्वाद लेकर के इस भारत भ्रमण पर निकला हूँ और हमारी यात्रा सफल हो, सुखद हो, ऐसी कामना मैं श्री गुरु महाराज संदीपनी जी के चरणों में अनुनय विनय कर रहा हूँ। आशीर्वाद उनसे प्राप्त करना चाहता हूँ। दुनिया में जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं, मुझको हर एक मंदिर के तीर्थ करना है और अपने गोपाल को भी तीर्थ कराना है। हमारे गोपाल का ही आदेश है और हम अपने गोपाल के ही साथ रहते हैं। गोपाल को छोड़ करके हम कहीं नहीं जाते और हमारे गोपाल हमको छोड़ के कहीं नहीं जाते। बस आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग भी धर्म की तरफ आइए। अगर इस तरह से आप लोग धर्म को छोड़ देंगे तो फिर सनातन धर्म नहीं रहेगा, और जब सनातन धर्म नहीं रहेगा तो सत्य का धर्म नहीं रहेगा, सत्य का धर्म नहीं रहेगा तो सब अनर्थ हो जाएगा। और इसका आप लोगों को स्वयं ही ज्ञात होगा कि जब सनातन धर्म नहीं रहेगा, सत्य का धर्म नहीं रहेगा तो फिर प्रलय आने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं श्री संदीपनी गुरु महाराज जी के आश्रम में आप लोगों से विनय कर रहा हूँ कि आप लोग भी धर्म की तरफ आइए और ज़्यादा नहीं कर सकते अगर आप तो थोड़ी सेवा कीजिए। प्रभु की सेवा बहुत आवश्यक है। हिंदू धर्म में सबसे प्रथम पूज्य गणपति महाराज को माना जाता है, लेकिन दूसरा अगर अवतार कोई है तो हमारे गोपाल, और यही पालन करता है, शिव संहार करता है, ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता है। ये तो सभी हिंदुओं को पता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।
आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर आपको हमारा बुलेटिन सही लगता है तो इसका फीडबैक फेसबुक और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।